सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन, इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 7 अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को प्रसार या परिसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसार या परिसर, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है रेंज। अब आंकड़े बहुत सारे हो सकते हैं और उन आंकड़ों में, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 2-4 आंकड़े आपको देता हूँ, है ना, इससे आपको समझा जाएगा। जैसे 14, 20, है ना, 25, 1 और 13। अब मान लीजिए कि मैंने ये 5 आंकड़े आपको दिए हैं। अब देखना ये है कि पांचों में से सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है ना, और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। तो देखिए पांचों में सबसे छोटा आंकड़ा क्या है? 1, ठीक है ना, और सबसे जो बड़ा आंकड़ा है वो क्या है? 25 है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े को अंतर को क्या कहते हैं, इनका अंतर निकालेंगे। यानी 25 में से हम क्या करते हैं कि 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचता है? 24। तो ये 24 क्या हो जाएगा? प्रसार या परिसर कहलाएगा इन आंकड़ों का, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? इन आंकड़ों का प्रसार या परिसर, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज, RANGE, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो उत्तर हो जाएगा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है ना। जब भी कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। जैसे उदाहरण के लिए कि एक थैली के अंदर एक गेंद रखी हुई है ना, और आपको कहा जाए कि आग बंद करके आप गेंद निकालिए, तो कितनी गेंद निकलेगी बेटा? 1 निकलेगी, है ना। तो ये इसकी होगी प्रायिकता, ठीक है ना। और यदि मान लिया 2 गेंद है और आपको बोला जाए 1 गेंद निकालना है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी, 2 रंग के अलग अलग आपको दिए है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। इस प्रकार से तो निश्चित यदि घटना है तो उसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? ठीक है ना, माध्य आपको निकालना है यानी एवरेज, ठीक है ना। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना। अब हमका निकालना माध्य। तो जिन आंकड़ों का माध्य निकालना होता है उन आंकड़ों को हम यहाँ पर ले जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इनको लिख करके इनका योगफल याद करते हैं। क्या याद करते हैं? योगफल। बटे में आ जाएगा इनकी संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हैं, हमने ये लिखा 5 यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इन आंकड़ों को जोड़ लेंगे, है ना। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, कितना हो जाएगा? 15। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 15, है ना, बटे कितना आ गया? 5 आ गया। अब 5 से 15 को हम काट देते हैं, 5 से कम 5 और 5 तिया 15। तो यह हमारा माध्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा माध्य? 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है ना। तो इसका हल है कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। क्या कहलाएगा? बहुलक, है ना, ठीक है। अब क्या होगा, इसका प्रश्न आगे आ रहा है, उसको हम वहां पर समझ लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन
पढ़ने का औसत समय क्या है? तो हम निकालेंगे इनका औसत समय। पढ़ने का औसत समय बराबर हो जाएगा, अब 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे, तीन को हमने क्या करा है, यहाँ पे लिख दिया 6 धन 5 धन 7, इनको जोड़ लेते हैं बटे इनके आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं? 1, 2 और 3, हमने यहाँ लिख दिया 3। ठीक है ना। अब इनको जोड़ते हैं, 6 और 5 कितने हो जाते हैं बेटा? 11, 11 और 7 18, ये हमने लिखा है यहाँ पर 18 बटे 3। ठीक है ना। अब 3 से हम 18 को क्या करते हैं? काट देते हैं, यानी इसे विभाजित कर देते हैं। तो 3 एकम 3, ठीक है ना, और 3 6 18, 6 कट गया। तो यह आंसर क्या जाएगा? 6 घंटे। यानी सुशील का पढ़ने का प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय कितना आ जाएगा? 6 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है ना। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमको? बहुलक। यहाँ पर आपको आंकड़े दिए गए हैं 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समान मान वाले आंकड़ों को एक साथ व्यवस्थित कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे? एक साथ व्यवस्थित कर लेंगे समान मान वाले आंकड़ों को। ठीक है ना। समान मान वाले आंकड़ों को एक साथ व्यवस्थित करने पर, अब देखा 12 लिख दिया पहले हमने, 12, फिर 13, 13, 14, 14, 14, इस प्रकार से 16 और 19, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा। देख रहे हैं इन आंकड़ों में 14 जो है सबसे अधिक बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, आ रहा ना। जबकि अन्य आंकड़े 2 बार आ रहे हैं, कुछ आंकड़े 1 बार आ रहे हैं। तो जब कोई भी आंकड़ा अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार जो आता है उसे हम कहते हैं बहुलक। तो इन आंकड़ों का बहुलक कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। ये कहलाता है बहुलक, यानी जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वह आंकड़ा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं मोड, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी एक सिक्का उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी? तो देखिए, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक चित आने की प्रायिकता होती है 1/2 तथा एक पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है ना। मतलब हेड और टेल। ठीक है ना। चित पट का मतलब हो गया हेड और टेल। एक सिक्का होता है, उसमें एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? टेल, जिसको हम एक तरफ चित बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं पट बोलते हैं। ठीक है ना। तो दोनों में से एक ही आएगा। अब दो में से एक चीज आ जाएगी तो वह प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। अतः हमारी टीम की खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 होगी। कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है। या तो हम प्रारंभ कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? टॉस होता है। तो टॉस में सिक्का उछाला जाता है, उसमें एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है ना। जैसे आपने हेड चुन लिया और हेड ऊपर आ गया तो फिर डिसीजन आपके ऊपर है, क्या बैटिंग कर रहे हैं या फिर बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो गई प्रायिकता। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए: 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। इसके रनों का परिसर ज्ञात कीजिए, है ना। परिसर मतलब वही रेंज, प्रसार, या उसको परास भी कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कौन से क्रम में? आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, है ना, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये क्रम कहलाएगा आरोही क्रम। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आंकड़ों को ये आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है ना। अब हमें निकालना है रनों का परिसर, है ना। तो रनों का परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को माइनस कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? 100 है। हमने यहाँ लिखा 100। ठीक है ना। और इसमें से माइनस करेंगे सबसे छोटा आंकड़ा क्या है? 0। तो हमने लिखा 0। तो 100 में से 0 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 100।
यानी हमारे जो रनों का परिसर होगा वो कितना हो जाएगा, 100 रन, ठीक है ना, 100 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9, 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो माध्य बराबर हमको मालूम है कि जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों का योग ज्ञात कर लेंगे बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं इनको हमने यहाँ लिख दिया है योग के रूप में, 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11 बटे 7, क्योंकि आंकड़ों की संख्या 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया है ना। तो अब क्या करेंगे, माध्य हमको दिया है कितना, 8 दिया है, तो हमने माध्य का मान रख दिया कितना, 8, ठीक है ना। और इनको जोड़ लेंगे, 5 और 7 कितने होते हैं, 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 10 37, 37 और 11 48 धन x, है ना। x का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने क्या लिखा, 48 धन x लिखा बटे 7, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ 8 का बटा कुछ नहीं है तो हमने लिखा 8 बटा 1, और इनका हम कर देंगे तिरक गुणा, क्या करेंगे, तिरक गुणा यानी तिरछा गुणा, 1 का गुणा करेंगे, ये 48 धन x में कितना आ जाएगा, 48 धन x आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से 8 का गुणा करेंगे हम 7 में, ऐसे ये 8 गुणा 7 बराबर कितना हो गया, 56, यानी 48 x बराबर क्या हो गया, 56 हो गया, है ना। 48 धन x बराबर 56, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x का हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो 48 का हम करेंगे पक्षांतर, तो यह हो जाएगा 56 माइनस 48, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 56 माइनस 48। अब 56 में से 48 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8, यानी x का मान 8 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है ना। ये आपको एक सारणी दी गई है, इस सारणी में दिया गया है, ये कक्षा दी गई आपको 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, और नीचे इन कक्षाओं में कितने विद्यार्थी हैं इन विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे 5वीं में 130 विद्यार्थी हैं, 6ठी में 120 हैं, 7वीं में 90 हैं, 8वीं में 100 हैं, 9वीं में 90 हैं और 10वीं में 80 है। इन आंकड़ों को हमें दंड आलेख के द्वारा निरूपित करना है। कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 अक्ष बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, 2 अक्ष। देखिए ये क्षैतिज अक्ष है ना, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर है यानी वर्टिकली है ना, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलेंगे, वाई अक्ष, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये हमने लिखा वाई अक्ष, ठीक है ना। और ये नीचे जो है ये हो गया आपका एक्स अक्ष, दिख रहा है ना। चलिए अब एक्स अक्ष में हमने क्या किया, यहाँ पर लिखी हमने कक्षाएं, है ना। ये कक्षा लिखी है अपने, ये 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है ना। और जो एक्स अक्ष है इस पर हमने क्या लिखा, विद्यार्थियों की संख्या। आप देख रहे हैं ये लिखी हमने विद्यार्थियों की संख्या, है ना। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इनकी जो संख्या है, देखिए ये है दंड आलेख, और दंड आलेख की ध्यान रखना है कि बनाने में जो सावधान रखनी ना वो ध्यान रखनी है कि इन दंड आलेखों की चौड़ाई हमेशा बराबर होती है ना। देखिए सारे दंड आलेख की चौड़ाई बराबर होना चाहिए और इनके बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको ध्यान आपको रखना है। अब क्या करेंगे कि देखिए 5वीं में विद्यार्थी संख्या कितनी है, 130 है, तो हमने क्या किया, ये लाइन 130 तक की दी, ये दिख रही है आपको 130, है ना, ये यहाँ तक खींचिए, है ना। और इस प्रकार हमने ये लाइन मिला दिए तो हमारा बन गया ये दंड आलेख, है ना। इस प्रकार लाइन खींच देंगे ऊपर से नीचे तक इसके द्वारा, ठीक है ना, ये हो गया। फिर इतनी दूरी छोड़ करके फिर हम देखेंगे कि 6ठी क्लास में कितने बच्चे हैं, 120 हैं, तो हमने क्या किया, ये 120 को मिला यहाँ पे इस प्रकार से, और ये यहाँ पे हमने लाइन खींच दी स्केल के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया एक दंड आलेख 6ठी का, ठीक है ना। इसी प्रकार से 7वीं में कितने विद्यार्थी हैं, 90 हैं, तो हमने 90 के सामने ये रेखा खींची और इस प्रकार से मिला दिया, ठीक है ना। ये स्केल से आप खींच सकते हैं। फिर अब ये हो गया 8वीं में कितने हैं, है ना,
हम देख लेते हैं कि 8वीं कितने हैं। देखिए ये 8वीं में है 100, कितने हैं 100 विद्यार्थी हैं, देख रहे हैं ना आप। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि 8वीं में जो विद्यार्थी थे, ये देखिए ये 8वीं के डंड आलेख हमने 100 के सामने खिंचाइए यहाँ पर, ठीक है ना। 9वीं में कितने हैं 90 हैं, तो हमने यहाँ 90 के सामने खींच दिया ये, ठीक है ना। और 10वीं में कितने 80 हैं, तो हमने खींचा 80 सामने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है दंड आलेख की रचना करेंगे और दंड आलेख के द्वारा हम संख्याओं का निरूपण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और अधिक प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।